दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए बहुत ही महत्वपूर्ण पर अप्रत्याशित निर्णय के बारे में, जो कि गुलाम हसन बेग बनाम मोहम्मद मकबूल मागरे की अपील में दिया गया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस द्वारा दिया गया, जिसमें JB पर्दीवाला, AM खानविलकर और जस्टिस अभय ओका थे। 26 जुलाई 2022 को आए इस निर्णय को समझने से पहले जो फैक्ट्स है केस का, उसको समझना भी ज़रूरी है। क्या है वह भी हम समझेंगे। शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, पुराने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पहले हम घटना के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। घटना क्या थी? हालांकि ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट का है, जिस अपील की हम चर्चा कर रहे हैं, ये चार्ज फ्रेम होते समय डिस्चार्ज को लेकर है। इतना मैं यहाँ बता दूँ। दरअसल जम्मू कश्मीर राज्य का ये मामला है। वादी के अनुसार उनके पड़ोसियों ने उनके घर में घुसकर वादी के ऊपर हमला किया, कंप्लेनेंट के ऊपर हमला किया। वो टीन की कोई दीवार लगी हुई थी 2 घरों के बीच में, उसको तोड़ना चाहते थे। उन्होंने उसको रोकने से मना किया। इस पर 7 अभियुक्त जो बनाए गए, 7 ने उनके ऊपर मारपीट शुरू कर दी घूंसों से। उनमें से एक के हाथ में लकड़ी के डंडा भी था, जिससे कंप्लेनेंट को चोट आई। इसी झगड़े को देखते हुए कंप्लेनेंट की पत्नी बीच बचाव के लिए आई, आयशा बेगम, और उनकी बहू भी बीच बचाव के लिए आई। इसी बीच बचाव में आयशा बेगम को भी मुंह पर चोटें आई। जो चोटें आई मामूली थी, होठ के ऊपर और निचले हिस्से पर एब्राजन थे। इस घटना की रिपोर्ट उन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य के थाना डांगीवाचा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। पुलिस द्वारा रिपोर्ट धारा 147, 354, 323, 451 IPC के तहत दर्ज की गई। कंप्लेनेंट की पत्नी आयशा बेगम को कुछ चेस्ट में बेचैनी से महसूस हुई। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट होना बताया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस चोट का जिक्र किया गया वो होठ के ऊपरी और निचले हिस्से पर एब्राजन थे, मामूली सा खून का रिसाव था। उसको भी मौत का कारण नहीं बताया गया, ना ही कोई जहर देने की पुष्टि हुई। FSL रिपोर्ट में भी मौत का कारण किसी चोट के द्वारा होना कारित नहीं बताया गया। लेकिन जैसे ही मौत की खबर थाने को मिली, उन्होंने इस मामले को फौरन 302 में तरमीम कर दिया और 302 में उनका चालान किया। 302 और उपरोक्त धाराओं के साथ चार्जशीट सबमिट हुई। ट्रायल कोर्ट के समक्ष जिस समय चार्ज फ्रेम हो रहे थे, तब अभियोजन ने अपने केस को रखा। साथ ही डिफेंस काउंसिल को भी न्यायालय ने सुना। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट ने डिफेंस काउंसिल को भी सुना। तथ्यों का और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद, साथ ही मृतक आयशा बेगम के 161 CRPC में बयान दर्ज हो चुके थे, उनका भी उन्होंने अवलोकन किया। ट्रायल कोर्ट ने 302 सेक्शन को हटाकर 304 पार्ट 2 में चार्ज फ्रेम किए। इसी आदेश के विरुद्ध कंप्लेनेंट हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के आदेश को सही माना, लेकिन कंप्लेनेंट इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। तब वो इस वर्तमान अपील में अपीलेंट बनकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए। सुप्रीम कोर्ट का कहना यहाँ पर यह था कि जिस समय चार्ज फ्रेम होता है सेक्शन 227 CRPC और 228 CRPC के तहत, ट्रायल कोर्ट को यह अधिकार है कि वो तथ्यों का अवलोकन करेगा, लेकिन उसको मिनी ट्रायल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कई केसेस का हवाला दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट को पोस्ट ऑफिस की तरह काम नहीं करना चाहिए या प्रोसिक्यूशन का माउथपीस नहीं बनना चाहिए। उन्होंने सेक्शन 227, 228 का भी जिक्र किया। मैं भी बता दूं CRPC की धारा 227 क्या कहती है। CRPC की सेक्शन 227 कहती है डिस्चार्ज के बारे में, कहती है इफ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट सबमिटेड देयरविद एंड आफ्टर हियरिंग द सबमिशन ऑफ द accused and prosecution in this behalf, the judge considered that there is not sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reason for
सोटोई। तो धारा 227 सीआरपीसी ट्रायल कोर्ट को ये अधिकार देती है कि यदि उसको प्रतीत होता है कि केस नहीं बन रहा है, जिस केस में उसको चालान किया गया है, उसके समक्ष लाया गया है विचारण हेतु, तब वह उसको चार्ज फ्रेम करते समय डिस्चार्ज कर सकता है। वहीं धारा 228 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में कहती है कि जिस नेचर का चार्ज है, अगर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जाना है तो उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, अन्यथा ट्रायल किया जा सकता है, उसको ऊपर चार्ज फ्रेम किए जा सकते हैं। तो यहाँ तक सेशन कोर्ट ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए 302 को में अभियुक्तों को एक्विट किया, दोषमुक्त किया, और 304 में उनके विरुद्ध चार्ज फ्रेम किए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केस को कोट किया। डिसीज्ड जो मृतक हैं आयशा बेगम, उनका 161 का बयान भी उन्होंने पढ़ा। मैं भी यहाँ पढ़ना उचित समझूंगा, उनका बयान भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। धारा 161 सीआरपीसी के तहत बयान जो दिया गया है मृतक का, वो इस तरह था। मृतक ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों ने परिसर में प्रवेश किया और उसके पति पर हमला किया, जिसे किसी वस्तु से मारा गया, लकड़ी के डंडे से मारा गया, वह घायल हो गया, जबकि वह और उसकी बहू ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, जिस पर आरोपी व्यक्तियों ने उन्हें बाल से पकड़ लिया और हाथों से पीटना शुरू किया, जिससे वे घायल हो गए, उनके कपड़े फट गए, शीलभंग हो गया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो अभी मैं बताना चाह गया था कि उनके कपड़े फट गए। कुल मिलाकर 161 में कहीं भी मृतक ने अपने बयान में ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने किसी ऐसे हथियार से उनको जान से मारने की नीयत से हमला किया है, जान से मारने की नीयत से वो आए थे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा किया कि दंड प्रक्रिया संहिता कल्पेबल होमिसाइड गैर इरादतन हत्या की 2 कैटेगरी बताती है। पहली जो कि धारा 299 और 304 के बीच में आती है, जिसमें 302 मर्डर भी आता है, गैर इरादतन हत्या, क्योंकि वो 2 टाइप की होती है, नॉट अमाउंट टू मर्डर और अमाउंट टू मर्डर। दूसरा गैर दोषी मानववध, जो कि धारा 304 पार्ट 2 से संबंधित है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जो एक्ट में दिया गया है, आईपीसी में दिया गया है, उसको भी बताया गया कि 2 प्रकार की गैर इरादतन हत्या होती हैं। एक गैर इरादतन हत्या आईपीसी की धारा 302 में जिसको डिफाइन किया गया है, जो कि हत्या के बराबर है। दूसरी गैर इरादतन हत्या जो कि 304 पार्ट 2 में आती है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो फोकस था, सुप्रीम कोर्ट का जो सेंटर पॉइंट था, वो ये था कि ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट ने अपना निर्णय देते हुए एक बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि उन्होंने 227 में जब चार्ज फ्रेम किए जा रहे थे तब एक तरह से मिनी ट्रायल चलाया, जो कि उनको नहीं चलाया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यदि किसी लोअर सेक्शन में चार्ज फ्रेम कर दिया जाता है और बड़ी सेक्शन हटा दी जाती है, तब प्रोसिक्यूशन सिर्फ लोअर सेक्शन में ही, कम अपराध वाले में ही एविडेंस प्रोड्यूस करेगा, यानी कि 304 में उनको चार्ज फ्रेम किया गया है तो 304 के ही वो एविडेंस देगा, और डिफेंस 304 को ही डिफेंस करेगा, 302 का इशू यहाँ पर नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि 302 में उसको लाया गया, 302 में ही उसके चार्ज फ्रेम किए जाते, तब अभियुक्त के पास आगे मौका था कि वो आगे जाकर साबित कर देता कि उसके विरुद्ध 302 का मामला नहीं बनता। लेकिन अगर पहले ही 304 में उसके चार्ज फ्रेम कर दिए जाते हैं तो ऐसे में उसके सामने अब सिर्फ 304 को ही साबित करने का चैलेंज होगा, 302 का इशू नहीं उठाया जाएगा। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केस लॉ भी कोर्ट किए, जो कि मैं समझता हूँ पूरी तरह इस केस से मेल नहीं खाते, क्योंकि यहाँ तो मामला यह है कि वो 304 में चार्ज फ्रेम किया गया, अब 227 पे तो आए, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय आए, 228 पर भी आए, लेकिन यहाँ एक समस्या और पैदा हो रही है। अब समस्या पैदा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रिमांड किया, वापस सेशन कोर्ट को भेज दिया और कहा कि आप अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल कीजिए, आपने अपने जुडिशल माइंड का इस्तेमाल नहीं किया है और बाकी निर्णय लेने के लिए आप आज़ाद हैं, आप सक्षम हैं, आप कॉम्पिटेंट हैं। अब जब ट्रायल कोर्ट उस पर, वो तो अपना निर्णय ले चुका था, 302 से उनको एक्विटल कर चुका, अब उसको 302 में चार्ज फ्रेम करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस तरह का आया है। लेकिन जब वो 302 में चार्ज फ्रेम करेगा तो उसके सामने प्रश्न ये होगा कि धारा 302 में वो किस आधार पर चार्ज फ्रेम करे, क्योंकि ना तो एफआईआर का वर्जन ये कहता है कि अभियुक्त आए, हत्या के इरादे से आए और उन्होंने कोई ऐसी गंभीर चोट पहुंचाई, ना ही मृतक आयशा बेगम का बयान जो कि धारा 161 सीआरपीसी में दिया गया, उसको डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ा जाएगा, उसने भी कोई ऐसा जिक्र नहीं किया कि उनके पास कोई इस तरह का हथियार था या कोई ऐसी मंशा के साथ आए।
केवल सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है जिसके आधार पर आपने निष्कर्ष निकाला है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अपने आप में कोई साक्ष्य नहीं है, वो केवल एक मेडिकल ऑफिसर की राय है। और मेडिकल ऑफिसर की राय जिस समय एविडेंस होता है उस समय वह आता है और वो पीएम रिपोर्ट के आधार पर अपनी याददाश्त को ताज़ा करता है या तथ्यों को क्रमबद्ध करता है। तो उन्होंने उसको भी अपने आप में पर्याप्त नहीं माना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी एक्विटल के लिए पर्याप्त नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा कि गवाहों के मौखिक साक्ष्य के आधार पर निर्णित किया जाना चाहिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही अभियोजन के ऊपर भी एक तीखी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने से पहले लोक अभियोग का कर्तव्य है कि अभियोजन के मामले के संबंध में अदालत को एक निष्पक्ष विचार दे। निष्पक्ष विचार देने की सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत को एक डाकघर या अभियोजन के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि मैंने बताया कि सेशन कोर्ट के सामने प्रश्न ये होगा कि वो 302 में किस तरह से चार्ज फ्रेम करे। यहाँ सेक्शन 302 को भी समझ लेना जरूरी होगा। 302 में तो दरअसल पनिशमेंट है, डेफिनेशन हत्या की धारा 299 और 300 में दी गई है। धारा 299 आईपीसी क्या कहती है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। मेरे पास आईपीसी है। कल्पेबल होमिसाइड 299, whoever caused death by doing an act with the intention of causing death, with the intention of causing death, intention होना लाजमी है, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, या कोई ऐसी बॉडीली इंजरी हो इंटेंशन के साथ जिससे मौत होना संभावित है, एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, जिससे मौत होना संभावित है, और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, या कोई ऐसा एक्ट जिसे उसका पता है कि इससे इसकी मृत्यु हो सकती है, कमिट द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट टू मर्डर, सेक्शन 299 आईपीसी। अब आप सेक्शन 300 पर आ जाइए जिसमें सीधे सीधे मर्डर को डिफाइन किया गया है। यहाँ भी क्या कहा गया है, एक्सपेक्ट इन द केसेज आफ्टर एक्सपेक्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड जिसको 299 में पढ़ा अभी हमने, वो मर्डर है। इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, which the death is caused is done with the intention of causing death। अब जिस वर्तमान मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है वहाँ पर ना तो कोई बॉडीली इंजरी है इस तरह की, ना ही हत्या की दृष्टि से कोई हमला किया गया है, और उसके बावजूद इसी कारण से सेशन कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करते समय उनको हत्या के दोष से दोष मुक्त किया और कल्पेबल होमिसाइड में उनको चार्ज फ्रेम किया। अब यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड भी देख लीजिए। कल्पेबल होमिसाइड आप समझते हैं जहाँ पर हत्या का इरादा ना हो लेकिन चोट पहुँचाई गई हो, गंभीर प्रकृति की चोट, और चोट ऐसी जिससे उसकी हत्या हो गई। वर्तमान मामले में मृतक आयशा बेगम को कोई चोट का निशान नहीं है। पीएम रिपोर्ट को भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने कह दिया है कि वो एकमात्र आधार नहीं हो सकता है एक्विटल का। एफएसएल रिपोर्ट में चोट का कारण नहीं आया है, जहर देना नहीं आया है, 161 में मृतक के बयान नहीं आए हैं। इसमें एक गवाह को भी कोर्ट किया जिसके आधार पर चार्ज फ्रेम किए गए हैं। इसमें एक गवाह का भी जिक्र आया, उस गवाह का भी बयान लिया गया। गवाह का बयान भी पूरा एफआईआर के वर्जन या कंप्लेंट के वर्जन के अनुसार है कि साहब मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा था, मैंने देखा 7 लोग उसके घर में घुस आए, उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, लाठी से मार रहे थे उसको और घूसे मार रहे थे, तभी उनकी बहू और बेटी बीच में चाम आई, उसको चोटें लग गई। उसी ने अपने बयान में कहा है कि महिला को कुछ बेचैनी सी महसूस हुई तो अस्पताल में ले गए, वहाँ रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। और उसी गवाह ने अपने बयान में ये भी जोड़ दिया कि ये मृत्यु चोट के कारण हुई है। अब जो मौखिक गवाह है जो कि एक्सपर्ट भी नहीं है, जो कि नमाज़ पढ़ने जा रहा है, जिसने ये भी नहीं देखा कि उसके चोटें कहाँ आई, कितनी आई, उसको आधार बना लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी के ऊपर ज़्यादा प्रेस किया है कि गवाहों के मौखिक साक्ष्य के आधार पर। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का मेन बिंदु क्या है? सुप्रीम कोर्ट का मेन बिंदु यह है, मैं रिपीट किए देता हूँ, कि अगर आप 304 पार्ट 2 में चार्ज फ्रेम करते हैं तब प्रोसिक्यूशन केवल 304 के ही एविडेंस पेश करेगा और डिफेंस सिर्फ 304 में ही अपना बचाव पेश करेगा। 302 का इशू नहीं उठाया जाएगा। 302 में अगर वह अपराधी है भी तो बच जाएगा। दूसरा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बेहतर है कि आप 302 में चार्ज फ्रेम करें। 302 में जिस तरह से वो लाया गया है, चार्ज फ्रेम किया जाता है, तब वह आगे ट्रायल में अपना दोषमुक्त साबित कर सकता है, उसके पास अवसर है।
यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी पुलिस को लेकर भी की, वह भी मैं पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ क्या की है। ट्रायल कोर्ट को आरोप तय करते समय अपने दिमाग को लागू करने का कर्तव्य सौंपा गया है और उसे केवल डाकर के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। पुलिस द्वारा पेश किए गए आरोप पत्र पर अपना दिमाग लगाए बिना और अपनी राय के समर्थन में संक्षिप्त कारणों को दर्ज किए बिना समर्थन कानून द्वारा नहीं माना जाएगा। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि पुलिस द्वारा जो चार्जशीट फाइल की गई है उस पर अपना दिमाग लगाएं, सिर्फ उसको डिट्टो ना मान ले। यहाँ मैं समझता हूँ सेशन कोर्ट ने पर्याप्त दिमाग लगाया। उसने सेक्शन 227, 228 को भी डिफाइन किया। हाई कोर्ट ने 302 और कल्पेबल होमिसाइड को भी डिफाइन किया। हाई कोर्ट ने 161 के बयान भी इसमें कोर्ट किए हैं चार्ज फ्रेम करते समय, गवाह के बयान भी कोर्ट किए, तो उन्होंने अपना दिमाग तो पूरा लगाया। लेकिन वो अलग बात है कि माननीय उच्चतम न्यायालय उसके द्वारा लगाए गए दिमाग से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सारी चीज़ें देखते हुए हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को पलटते हुए फाइनली यह निर्धारित किया कि ट्रायल कोर्ट इनको 302 से एक्विट नहीं कर सकता, इनका चार्ज 302 में ही फ्रेम होना चाहिए। एविडेंस आगे जाएगी, वहाँ उनके पास अवसर है, वहाँ पर वो अपनी दोष मुक्ति साबित कर सकते हैं। तो जब आप 302 के मामले देखते हैं या लिखते हैं, उनमें आप कुछ चुनिंदा बातें समझाते हैं या उनको अंडरलाइन करते हैं। गंभीर प्रकृति की चोट, पीएम रिपोर्ट, मंशा, मेंस सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन वो यहाँ सब दरकिनार होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि अब सब कुछ ट्रायल पर डिसाइड होगा। चार्ज पर ज़्यादा संभावना बचाव की है नहीं। आपने वीडियो आखिर तक देखा, मैं समझता हूँ कि वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा और इस केस पर भी अपनी टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।